brought to you by Biz Analyst. दो 2022 का साल है और इस साल के उत्तरार्ध में जिन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से एक है हिमाचल और दूसरा है गुजरात। नेता नगरी के आज के सत्र में हम गुजरात की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर विस्तार से बात करेंगे। नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे बतौर प्रधानमंत्री शुरू हो चुके हैं। हमने यूपी चुनाव के पहले देखा था किस तरह से लगातार उद्घाटन के कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे थे। अब यूपी की जगह गुजरात आ गया है। गुजरात में जिस तरीके से कैबिनेट बदली गई, लोगों को छत्तीसगढ़ वाली शफलिंग याद आ गई जो 2019 के सांसदीय के चुनाव में भाजपा ने की थी। जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का प्रभुत्व बढ़ रहा है, उनके राष्ट्रीय रोल की अभी से चर्चाएं दिल्ली में होने लगी हैं, उस पर बात करेंगे। नरेश पटेल की बात करेंगे, एक व्यक्ति एक नाम जिसके लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही अपने अपने सिरे से प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की संभावनाओं पर बात करेंगे और बात करेंगे कांग्रेस पर, क्योंकि हार्दिक पटेल ने तो दूल्हे की तमाम उपमाओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी नाराजगी बयां कर दी है। और आज उनके जिस बयान से सुर्खियां बन रही हैं, वो बयान उन्होंने जिन पत्रकार को इंटरव्यू के दौरान दिया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरात पर चर्चा पर मेरे साथ में मौजूद हैं 4 मेहमान, एक स्टूडियो से और 3 गुजरात से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा अजय उम्मट से, जो कि नव गुजरात समय के एडिटर हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी मेहमान हैं वाइब्स ऑफ इंडिया नाम की न्यूज वेबसाइट चलाने वाली दीपल त्रिवेदी। दीपल बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी तीसरी आज की पैनलिस्ट हैं इंडिया टुडे समूह से जुड़ी गोपी घांगर। गोपी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। बिल्कुल सौरभ। अच्छा, और चौथे मेहमान हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो गुजरात से अपना कनेक्शन जताने के लिए ये शूट शुरू होने से पहले जो ये 5 वाक्य याद करके आए थे गुजराती में, वो गोपी को सुना रहे थे बोल के और उनसे साखी ले रहे थे कि देखो हमें गुजराती आती है। वेलकम टू यू मिस्टर सरदेसाई। आपने बहुत गलत चीज कही है गोपी जी, आप बताइए सौरभ को सच्चाई बताइए। यू हैव टू स्पीक इन गुजराती टू असर्ट योर पॉइंट। મારી ગુજરાતી બહુ સરસ છે। મારો જન્મ અમદાવાદમાં થયો છે। મારા જે નાના હતા ત્યાં 7 વર્ષ માટે ત્યાંના પોલીસ આઈજી હતા। મારી ગુજરાતી બહુ લાંબી એક પરિચય છે। તમે આવું ના કહેતા। आप लोग दिल्ली में रहते हैं। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, आप हिंदी से आगे नहीं बढ़ते हैं। हम वेस्ट इंडियन हैं, हम मराठी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, थोड़ी बहुत कोंकणी जानते हैं। कोंकणी नहीं जानते हैं? थोड़ी बहुत जानते हैं और इसके साथ साथ अंग्रेजी जानते हैं। कोंकणी नहीं जानते हैं राजदीप जी, वरना अब तक पर्चा भर दिया होता। गोपी बहन, पहला सवाल मेरा आपसे है, हार्दिक पटेल की नाराजगी पर बहुत चर्चा हो रही है। कितने दिन बचे हैं हार्दिक के भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग में? देखिए, हार्दिक पटेल नाराज है। आज जब मैं उनको मिली, उनका इंटरव्यू किया, हार्दिक पटेल ने साफ शब्दों में कहा जो स्टेट लीडरशिप है उनसे उनको दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टेट लीडरशिप कांग्रेस जो है उसमें इतनी ज्यादा गुटबाजी है, लगातार जो लोग हैं उनको इग्नोर किए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि हार्दिक ने मुझसे इस तरीके की बात की है, इससे पहले भी। और कोरोना काल की बात की जाए, कोरोना काल में हार्दिक पटेल के पिताजी का देहांत हुआ था, उस वक्त भी हार्दिक अपनी नाराजगी को जता रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर लीडर कोई उनको मिलने तक उनके घर नहीं गया। कोरोना काल चल रहा था, लेकिन जैसे कोरोना काल खत्म हुआ तब भी कांग्रेस के लीडर नहीं गए। उसकी जगह पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो उस वक्त जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, CR पाटिल, तब उस वक्त यहाँ पे सीएम विजय रूपानी हुआ करते थे, उन सब ने उनके साथ फोन करके उनके साथ पर्सनली बातचीत तक की थी और उनके जो इस दुख की घड़ी थी उसमें वो शामिल भी हुए थे। लेकिन हार्दिक की नाराजगी है कि कांग्रेस के लीडर जहां होने चाहिए थे वहां पे कांग्रेस के किसी भी आला लीडर के जरिए फोन तक नहीं। गोपी बहन, नाम लेके बताइए ना, कौन से लीडर्स की बात कर रहे हैं, किन की तरफ संकेत कर रहे हैं? थोड़ा नाम खुल के, लल्लन टॉप में और नेता नगरी में खुल के बात होती है। देखिए, हार्दिक पटेल ने आज जो सीधा आरोप लगाया है वो स्टेट लीडरशिप से लगाया है। रघु देसाई पे भी आरोप लगा दिया, प्रभारी है यहाँ के, माफ कीजिएगा, रघु शर्मा, उन पे भी आरोप लगा दिया कि रघु शर्मा जो है वो लीडरशिप में कहीं ना कहीं वही सुनते हैं जो दूसरे नेता, जो उनके आसपास के 5-7 नेता है, वो जो कहते हैं वही सुनते हैं। साथ ही जगदीश ठाकुर, जो कि स्टेट बीजेपी के स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट है,
जगदीश ठाकुर भी वही करते हैं जो आसपास के लोग उनको कहते हैं। कहीं सीधे तौर पर इतनी ज्यादा नाराजगी अगर जताई है तो और रघु शर्मा को एक बार फोन करके पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा, किस लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। हार्दिक पटेल का कहना है मुझे आज दिन तक किसी भी नेता ने फोन करके नहीं पूछा है कि हार्दिक पटेल क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हार्दिक बोल रहा है कि मैं खुद काम करना चाहता हूं, मैं बीजेपी को, मैं कांग्रेस को आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत है कांग्रेस की लीडरशिप में, उसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है और यहाँ की जो स्टेट कांग्रेस है वो काम नहीं करने देना चाहती। यहाँ पे उन्होंने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने एक चीज साफ शब्दों में मुझे कही कि मुझे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि जो स्टेट कांग्रेस के लोग हैं, स्टेट कांग्रेस के लोग उनके सामने जो असली पिक्चर होती है वो बयान नहीं करते हैं। उसका एक कहना ये भी था जब द्वारका के अंदर राहुल गांधी आए थे और उन्होंने जब ये कहा कि मुझे कांग्रेस आइडियोलॉजी के अगर 5-10 लोग भी होंगे तब भी चलेगा, लेकिन दूसरे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जाना चाहते हैं, जो आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, वो उसको छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन हार्दिक ने कहा कि अगर इस तरीके से लीडरशिप भी बात करेगी तो क्या होगा, मतलब जो लोग हैं वो तो छोड़ के चले जाएंगे, आपको लोगों को साथ में जोड़ना है। 30 साल से सत्ता में नहीं है कांग्रेस, बावजूद उसके जहां बात आती है कि जीत के दिखाए, कुछ करके दिखाए, तो कांग्रेस एक दूसरे के जो नेता है वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। ये सीधा सीधा शब्दों में उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी की अगर बात करूं सौरव, तो बीजेपी को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट थे। वो ये कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं उनको दम दिखता है कि कम से कम जो सच्चाई है वो कही जाती है, डिसीजन को तुरंत सामने बयान किया जाता है कि ये डिसीजन है, इस तरीके से लेंगे। नरेश पटेल को लेकर भी हार्दिक पटेल ने कहा कि नरेश पटेल को लेकर अगर बीजेपी होती तो कब का डिसीजन आ चुका है होता कि हाँ लेना है, हाँ नहीं लेना है। लेकिन कांग्रेस पिछले 1.5 से 2 महीने तक एक ही चीज पे अटकी हुई है, जो उनकी कुछ शर्त नरेश पटेल के जरिए रखी गई है, ना उस पर कोई सुनवाई हो रही है। तो किस तरीके से ऐसे चुनावी मैदान में उतरा जाएगा? तो सीधा सीधा हार्दिक का जो इशारा था वो कहीं ना कहीं अपनी जो नाराजगी है कांग्रेस स्टेट लीडरशिप के साथ, उसको लेकर उसने जताई। सौरभ। ऑलराइट दीपल बहन, हमने हार्दिक पटेल की नाराजगी तो सुन ली, मैं जो बाकी स्टेट लीडरशिप है उसकी नाराजगी और उसके रिजर्वेशन जानना चाहता हूं। क्या उनको लगता है कि हार्दिक पटेल एक फ्लूक थे, एक पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ, उसके एकदम पोस्टर बॉय बने, कुछ उन्होंने फिर स्पीच दी और वो एक दौर था जो बीत गया, क्योंकि उसके बाद से तो वो कोई ऐसा कौशल दिखा नहीं पाए हैं? सौरभ, ये गोपी ने बहुत अच्छी बात की। जो हार्दिक के ग्रीवियंसेस है उसमें मुझे एक चीज ऐड करनी है कि इसके अभी उसको ये जो स्टेट लीडरशिप है, प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा, इन दो के तरफ उनकी नाराजगी थोड़ी ज्यादा है। पर हार्दिक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले जो भी प्रेसिडेंट हुआ है, वो भरत सोलंकी हो, अमित चावड़ा हो, या पहले के गुजरात के प्रभारी राजीव सातव हो, उनके सभी के सामने उनको कोई ना कोई पॉइंट रहा है और उन्होंने विद्रोह किया है। मुझे याद है कि राजीव सातव ने लास्ट जुलाई मुझे बताया था कि हार्दिक ने क्लियरली उनको फोन करके बोला था कि मुझे मेरे बर्थडे के पहले वाइस प्रेसिडेंट बना दो वरना मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो ये बहुत इमैच्योर बिहेवियर था। हार्दिक यंग है, हार्दिक एम्बिशियस है, ये सब सही बातें हैं, पर मैं मानती हूँ कि सब पार्टी की अलग अलग फंक्शनिंग की स्टाइल होती है। अभी वो जो फ्रीडम, अभी उनको जो फ्रीडम लग रहा है भाजपा में, वो भाजपा के लोगों से बात करें तो हमें समझ में आए कि कितना फ्रीडम है भाजपा में, कि इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी है। इतना भाजपा में रहकर हार्दिक ऐसा व्यू दे सकता था? वो कभी नहीं बोल सकता था। सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। हार्दिक अपनी बात में सही है। मैं ये मानती हूँ कि गुजरात कांग्रेस
कुछ नहीं कर रही है। पर कल ही गुजरात कांग्रेस ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था जब नरेंद्र मोदी गुजरात आए, हार्दिक ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब ऐसे ऑब्वियस डिस्प्लेजर दिखाना, आई डोंट थिंक इट इज गुड फॉर हार्दिक ऑल्सो एंड फॉर द पार्टी ऑल्सो। पर मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को जो करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, वो रोल प्ले करने में कांग्रेस बिल्कुल सफल नहीं रही है। ऑलराइट, अजय उमर जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, हाउस ऑफ कांग्रेस कितनी व्यवस्थित कितनी अव्यवस्थित नजर आ रही है? फैक्शनलिज्म कितना दिख रहा है? क्या उनकी स्ट्रेटजी है, कोई तैयारी है, या पहले गिव अप कर चुके हैं? तो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर काफी इनडिसिसिव है। आपने देखा होगा कि 2019 इलेक्शन जब पूरा हुआ उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी प्रेसिडेंट ने नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी 3 महीने पहले तक तो न गुजरात में कोई प्रभारी था, न गुजरात में कोई पार्टी प्रेसिडेंट था, न गुजरात में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में फैक्शनलिज्म काफी है, काफी बड़ी गुटबंदी है, 5 अलग अलग गुट है और हार्दिक जो है अपने लिए कहीं कोई पोजीशन नहीं बना पा रहा है। सर, कौन कौन से 5 गुट है, जरा बता दीजिए हम लोगों को और दर्शकों को भी, जो नॉन गुजराती दर्शक हैं। हाँ, एक तो भरत सिंह सोलंकी और अमित चावड़ा वाला ग्रुप है, दूसरा जो है शक्ति सिंह गोहिल वाला ग्रुप है, तीसरा जो है अर्जुन मोढवालिया वाला ग्रुप है, चौथा जो है वो सिद्धार्थ पटेल वाला ग्रुप है जो पाटीदार ग्रुप है, और 5वां जो है वो जगदीश ठाकुर जो अभी पार्टी प्रेसिडेंट बने, और छठा एक ग्रुप बनने जा रहा है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो जिनको असेंबली में बनाया है, सुखराम राठवा, वो भी अपने ट्राइबल लीडर्स को अपने साथ लेके अपना भी एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूतना कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा है। और दूसरा ट्रेजेडी ये है कि जितने लीडर हैं लेकिन फॉलोअर्स को कोई दिख नहीं रहे हैं मुझे ग्राउंड पे। अब हार्दिक को लगता है मैं भी एक अपना गुट बनाऊं, और दूसरा हार्दिक बातें कितनी भी करे, बीजेपी में जैसे दीपल ने कहा, बीजेपी में उसको ना तो कोई आजादी मिलेगी, जैसे अल्पेश ठाकुर जैसी स्थिति हुई है वैसे शायद उसकी वहां स्थिति होगी, और बीजेपी, हार्दिक भले कहता हो बीजेपी उसको लेने के लिए उत्सुक है कि नहीं वो भी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि वो हार्दिक को लेने के लिए तैयार हो। बल्कि मेरी आज एक सीनियर लीडर से बात भी हुई तो उसने मुझे कहा कि हार्दिक को लेने से पार्टी को क्या फायदा होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी, हार्दिक अपना शायद स्टॉक बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन बीजेपी उसको लेके बहुत उत्सुक नहीं है, और अगर शायद ले भी लिया तो जैसे बाकी कांग्रेस से जो लीडर लोग गए हैं वहां पर उनको साइड लाइन कर दिया, वैसे हार्दिक को भी साइड लाइन कर देंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हार्दिक थोड़ा इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है कि अगर नरेश पटेल आ गया तो मेरा जो पोजीशन है जो पार्टी में एक पटेल लीडर के तहत उसका क्या होगा, इसलिए वो अपनी पोजीशन को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हार्दिक कुछ ज्यादा कर पाएगा। 2019 के चुनाव में भी उसने कुछ अपना करिश्मा नहीं बता पाया, और उसके पहले भी जैसे स्थानिक कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, नगर पालिका, महानगर पालिका में, उसमें भी कोई हार्दिक का इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता। अच्छा, राजदीप जी। सौरभ, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो अजय भाई ने बोला उसमें मैं ऐड करूंगी कि जो लास्ट थोड़े महीने पहले कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए उसमें डायरेक्ट एलिगेशंस है हार्दिक पटेल पर कि उन्होंने सूरत में आम आदमी पार्टी को, सब पटेल कैंडिडेट्स को डायरेक्टली हेल्प किया था, और जब हार्दिक को पूछा गया था ये बात तो उसने डिनाई भी नहीं किया था। देखिए गुजरात में स्टॉक मार्केट बहुत चलता है और हार्दिक पटेल अपना स्टॉक बढ़ाने में लगे हैं। कुछ महीनों तक यह बात चल रही थी कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। दीपल ने जो अभी कहा, मैंने भी सुना है कुछ आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को फोन कर रहे हैं और फोन पर अच्छी उनकी बात हो रही है, और ये एक प्रचार किया गया कि शायद हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी में जाए। अब बात हो रही है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो बीजेपी में आना चाहते हैं। वो एक ऐसे समय में जहां नरेश पटेल, जो जिसकी जरूर चर्चा होगी, डिस्कस अबाउट हिम, हाँ, उनकी चर्चा हो रही है, तो हार्दिक पटेल कहां जाएंगे ये सवाल उठ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, हार्दिक पटेल को लाया कौन? हार्दिक पटेल एक ऐसे समय कांग्रेस में आए जब राहुल गांधी बिल्कुल सक्रिय थे उस समय, यानी ऐसा लग रहा था 2019 चुनाव के पहले कि राहुल गांधी पूरी तरह से नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का और आगे बढ़ा रहे, और राहुल गांधी के साथ यंग ब्रिगेड आएगा। उस यंग ब्रिगेड में हार्दिक आए। अब 6 महीने पहले या 6-7 महीने पहले आपको जानकारी होगी, यहां दिल्ली में बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई।
कन्हैया कुमार को पार्टी में लाया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार थे, जिग्नेश मेवानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमएलए है गुजरात से, वो थे। हालांकि वो शामिल नहीं हुए पार्टी में, कन्हैया कुमार शामिल हुए। जिग्नेश मेवानी ने मुझसे कहा कि वो चुनाव आते आते वो शामिल हो गए, क्योंकि अगर वो उस समय कांग्रेस में चले जाते तो शायद उनकी सदस्यता चली जाती। और तीसरे व्यक्ति कौन थे वहां बैठे हुए? हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल उस ग्रुप से जुड़े जाते हैं, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, उनको यंग टर्क्स की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा था। इंडिया टुडे ने कवर स्टोरी भी की थी गुजरात के 2017 चुनाव के पहले, जिसमें अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी थे। तो हार्दिक को लगा कि मैं अब राहुल गांधी के करीब आ गया हूं, लेकिन मुझे मिला क्या है? यह सवाल हार्दिक ने मुझे उस दिन भी कांग्रेस में के हेडक्वार्टर्स में जब मैं उनसे मिला था तो मैंने पूछा कि गुजरात में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा क्या कहूं राजदीप जी, इतने साल अब हो गए कांग्रेस ने, लेकिन मुझे कुछ दिया नहीं गया। पर मैंने कहा आपको तो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट का क्या मतलब है, उससे कुछ होता नहीं है। देखिए कांग्रेस में गुजरात में यह सबसे बड़ी समस्या रही है कि टू मेनी लीडर्स, कोई फॉलोअर्स बहुत कम, और उन लीडर्स में जो गुटबाजी होती है वो इस तरह से होती है कि लगता है कि किसी को पार्टी से कोई लगाव या लॉयल्टी नहीं है। आपको मालूम होगा कि कई सालों तक इसी गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का वर्चस्व रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर सिंह वाघेला बाहर से आए थे, लेकिन उनको वो एक गुट के लिए कन्वीनियंट एक तरह से लीडर बन गए थे। अहमद पटेल कई सालों तक जब तक थे वो एक तरह से रिमोट कंट्रोल करना चाहते थे गुजरात को दिल्ली में बैठकर। अब ऐसे इस पार्टी में आप क्या करोगे? जैसे मैंने कहा 75 जनरल सेक्रेटरीज और 25 वाइस प्रेसिडेंट आप अपॉइंट करते हैं इस साल। मुझे लगता है 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट्स हुई है। कैसे चल सकता है? कौन सी पार्टी चल सकती है जब आप इतने लोगों को वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हर आदमी को आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी पूरी तरह से पार्टी पर कमान हो या लोगों के साथ कनेक्ट हो। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह है, जो पूरी तरह से एक तरह से गुजरात को अपने कंट्रोल करते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। नहीं, इसमें तो ये बीजेपी कांग्रेस में कॉन्ट्रास्ट देखिए। राजदीप जी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इस तरफ ध्यान दिलाया है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से वहां गुजरात में बीजेपी को चला रहे हैं। तो कलेक्टिवली यस, इट्स अ टीम, लेकिन जिस तरह से विजय रूपानी के वहां पर सीएम रहते हुए अमित शाह का से था, वो भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल के रहते हुए वैसा से नहीं है। इस पर मैं आप तीनों विद्वानों की, गोपी आई विल स्टार्ट विद यू। देखिए सौरभ, सबसे पहली बात जो राजदीप बता रहे हैं, आपको पहले तो ये बता दूं कि अगर कांग्रेस की गुजरात में बात की जाए तो कांग्रेस के जितने भी नेता है उनके खुद के फॉलोअर्स है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर है। अगर कोई एक नेता जाता है तो समझ लीजिए पूरी की पूरी सीट चली जाती है। यानी एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, एक एमएलए है, उसके फॉलोअर्स है, उनके समर्थक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं है। वही चीज गुजरात में बीजेपी कर रही है। अगर आदिवासी वोट बैंक की बात की जाए तो आदिवासी के 5 नेता को जो दक्षिण गुजरात से आते हैं उनको बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को खुद में शामिल कर लिया। अब हालात ये है कि कांग्रेस वहां पे दूसरा कोई ऐसा ढंग का नेता तक नहीं दे पा रही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो वोट बैंक है वो नेता के साथ ही चला जाता है। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में जहां पे आपने बताया कि मुख्यमंत्री और सीआर पाटिल चला रहे हैं गुजरात को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री हाल ही में 3 दिन का दौरा करके यहाँ से गए हैं, प्रधानमंत्री लगातार हर एक मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री रहते थे। प्रधानमंत्री अपनी स्पीच की शुरुआत में ये चीज कहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री मृदु और मक्कम, यानी कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता का लोगों को एहसास करवाना पड़ रहा है कि हाँ ये हमारे मुख्यमंत्री है। क्योंकि गुजरात के अंदर 2014 में जब से नरेंद्र भाई गुजरात से गए हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो स्टेट लीडरशिप का वैक्यूम कह सकते हैं। क्योंकि आनंदीबेन यहाँ पे आई तो उनका जो नरेंद्र भाई यहाँ पे थे तो उस मुकाम पे वो नहीं पहुंच पाई थी जिस मुकाम पे भाई थे। उसके बाद विजय रूपानी आए, उस मुकाम पे भी नहीं पहुंच पाए जहां पे आनंदीबेन थी। अब
भूपेंद्र भाई आए हैं ऐसी एक क्लीन इमेज के साथ आए हैं, लेकिन लोगों में कोई नहीं जानता है। अगर हम आदिवासी इलाके की बात करें, हम अगर किसी भी सौराष्ट्र के गांव की बात करें, तो भूपेंद्र भाई को जानने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपने मन से उनकी तारीफ कर रहे हैं लगातार। हर एक प्रोग्राम में उन्होंने जितने भी प्रोग्राम किए, यहाँ तक कि डिजिटली भी उन्होंने जितने भी एड्रेस किए, उसमें हर बार उन्होंने ये बोला है कि मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मृदु और मक्कम, यानी कहीं ना कहीं आपको ये जताना पड़ रहा है कि ये हमारी स्टेट लीडरशिप है। ये जो बार बार नरेश पटेल किस तरफ जाएंगे इस पर बात हो रही है, और आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं हैं? मुझे आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है अभी। उनका ज्यादा प्रेस नोट पॉलिटिक्स चल रहा है, सोशल मीडिया पॉलिटिक्स चल रहा है। ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट, and I doubt if people of Gujarat would really repose faith in Aam Aadmi Party as much as it is being described today, number one. Number two, I just wanted to add one thing about C.R. Patil, that C.R. Patil is the only BJP leader who has money power, muscle power, and the masses with him. That is the reason he's feared or he's obeyed very politely by everyone. Regarding Naresh Patel, he's very popular, a Patel leader, and his inclusion in any party would make any other Patel leaders insecure. That is a matter of fact. इसलिए नरेश पटेल का कोई भी पार्टी में ज्वाइन होना, वो दूसरे जो पटेल कम्युनिटी के लीडर्स होंगे, वो आम आदमी पार्टी में गोपाल इटालिया हो, बीजेपी में भी काफी सारे पटेल है, कांग्रेस में हार्दिक पटेल है, उनको इनसिक्योरिटी दे सकता है। कई लोग मानते हैं कि नरेश पटेल लास्ट इलेक्शन जैसे लास्ट मोमेंट में बोल देंगे कि मैं पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करूंगा, बट अभी की हालत देखते हुए मुझे लगता है कि वो थोड़े दिन में डिसीजन ले लेंगे और कोई एक पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। वो प्रशांत किशोर के साथ डायरेक्ट टच में है, एंड हमें किसी सोर्स ने बताया है कि ही इज क्वाइट विलिंग and he is very friendly with Prashant Kishore these days. So the coming days will determine, but Gujarat elections are going to be very interesting, and the main contest will be between Congress and BJP if Aam Aadmi Party, because I heard कि अरविंद केजरीवाल अभी घर ढूंढ रहे हैं कि वो आके इधर रहे थोड़े वीक्स प्रचार करने के लिए, तो वो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या इम्पैक्ट दिखाती है। All right, thank you दीपल बेन। गोपी, your turn. The phenomena or the factor of नरेश पटेल और आम आदमी पार्टी की संभावनाएं। Then I'll come to you, राजीव। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी की फैक्टर की अगर बात की जाए, तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में उन मुद्दों को उठाया, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो या एक प्राइमरी इशू यानी प्राथमिक आरोग्य का मुद्दा हो। ये दोनों मुद्दे पे कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरती हुई दिखी है आम आदमी पार्टी। शिक्षा के मुद्दे पे तो यहाँ तक कि जो शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया था, उस पे पूरा बवाल खड़ा हो गया था। मनीष सिसोदिया खुद यहाँ आए थे। जीतू वाघानी ने जो कह दिया था, जिसको नहीं पढ़ना है वो बाहर चला जाएगा, नहीं पढ़ना है वो बाहर चला जाए, बिल्कुल। और उसी मुद्दे को लेकर तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर गुजरात आए, गुजरात में स्कूलें देखी, वो उनके खुद जीतू वाघानी के इलाके में गए, और प्रधानमंत्री आप देखिए भावनगर में शिक्षा मंत्री का चुनाव क्षेत्र है, वहां गए। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री आए तो कहीं पे भी विद्या समीक्षा केंद्र का उनका दौरा नहीं था, उसे अचानक प्लान किया गया कि वो वहां पे जाए। और प्रधानमंत्री ने जब स्टेटमेंट दिया, तो प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं हर राज्य के शिक्षा मंत्री को कहूंगा कि वो गुजरात में आके विद्या समीक्षा केंद्र जो बनाया गया है उसका दौरा करे। तो कहीं ना कहीं गुजरात के मॉडल को बेस्ट बनाने की कोशिश की गई। जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए कि शिक्षा का मॉडल यहाँ पे पूरी तरीके से चरमराया गया है, वहां पे प्रधानमंत्री ने उसका काउंटर किया। शिक्षा मंत्री आज भी नहीं बोलते इस मुद्दे पर। नरेश पटेल की जहां पे बात है, नरेश पटेल को लेकर जो मेरे सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। वो लगातार उनका झुकाव भले ही कांग्रेस की ओर है, लेकिन गुजरात में सत्ता बीजेपी की है। कहीं ना कहीं अगर
भले ही वो बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि मैं अनाउंस करूंगा कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ूंगा, लेकिन उनकी जो कुछ शर्तें हैं शायद हो सकता है कि उसको कांग्रेस आला कमान मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनको एज ए सीएम फेस अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर है वो ये कहते हैं कि गुजरात में इस तरीके का या कांग्रेस में इस तरीके का पार्टी में लीडर चीफ मिनिस्टर फेस अनाउंस करने की कोई परंपरा नहीं है। तो ये जो श्योरिटी है वो नरेश पटेल को नहीं मिल रही है, और जरूरी नहीं है कि नरेश पटेल कांग्रेस के साथ जुड़ जाए तो कांग्रेस चुनाव जीत जाए, क्योंकि भले ही पाटीदारों का बड़ा चेहरा है, पाटीदारों का एक बड़ा नाम है, उनके साथ दूसरा समर्थन है, लेकिन नरेश पटेल का जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सौराष्ट्र की कुछ सीटों पे देखने मिलेगा। लेकिन नॉर्थ गुजरात की अगर बात की जाए, सेंट्रल गुजरात की बात की जाए, आदिवासी 27 सीट है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो गठबंधन बीटीपी के साथ करने जा रही है। लगातार वो अब बीटीपी को इनवाइट कर रही है कि छोटू वसावा आए और उनके साथ जुड़े। बीटीपी ने भी इसको लेकर गुजरात में एक मीटिंग की है, और लोगों का, उनका जो आदिवासी लीडर्स है उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है कि क्या करे, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े या ना जुड़े। अगर आम आदमी पार्टी के साथ बीटीपी जुड़ती है तो एक पूरा संगठन, जो आदिवासी संगठन है, वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा, और उसका फायदा जो है वो अल्टीमेटली ना कांग्रेस को होगा ना आम आदमी पार्टी को होगा, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वो वोट को बांटने का काम करेंगे। अब तक ये था कि आदिवासी वोट जो है वो कांग्रेस के पास जाते हैं, लेकिन अगर बीटीपी आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है और यहाँ पे साथ में चुनाव में उतरते हैं तो वोट बटेगा, वो कांग्रेस के पास भी नहीं जाएगा, वो बीटीपी के पास भी नहीं जाएगा, आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं जाएगा, वो सीधा बीजेपी को अल्टीमेटली उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि 27 सीट है आदिवासियों की, जिसमें पिछले चुनाव में 2017 की बात की जाए तो 16 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, और वैसे में इस बार ये पूरा खेल बदल सकता है। आप देखिए सीआर पाटिल का जो प्लानिंग है, इट्स अ माइक्रो प्लानिंग। वो 150 सीट की बात कर रहे हैं, 150 सीट कैसे आएगी, वो वोट को अभी से डिवाइड करने में लगे हुए हैं कि कहाँ पे कांग्रेस को कितने वोट मिले थे, वो वोट को कितना डिवाइड करना है, कैसे करना है, क्या करना है, दैट्स अ माइक्रो प्लानिंग जो सीआर पाटिल कर रहे हैं, और वही उनको 140 150 का उनका जो ग्राफ है वहां तक ले जाएगा। सौरभ देखिए जी, राजदीप जी क्लोजिंग रिमार्क। देखिए दो बातें, पहले आम आदमी पार्टी, आप देखिए गुजरात की राजनीति है ना, ज्यादातर टू पार्टी रही है। बीजेपी अब तो 50% की भी पार्टी बन गई थी गुजरात में, लेकिन ज्यादातर 45-46% भी बीजेपी को, और कांग्रेस को करीब 38-40% तक आते थे। थर्ड पार्टी के लिए जगह गुजरात में बहुत कम थी। अब आम आदमी पार्टी अगर वो जगह लेना भी चाहती है तो वो तभी ले सकती है जब कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाए। अगर कांग्रेस कमजोर लगातार एक इलेक्शन के बाद होती है तो जरूर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को चांस है। जैसे हम देख रहे हैं हर राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर होती जाती है वहां आम आदमी पार्टी के लिए स्पेस बढ़ता है। आज तक जो आम आदमी पार्टी ने जहां डेंट किया है वो ज्यादा शहरी इलाकों में रहा है, सूरत में, गांधीनगर में, इन इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में आपको गुजरात की राजनीति में क्या आप तुरंत उस तरह का बदलाव ला सकते हैं, उतना चेंज, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड हो सकता है? नहीं। जैसे आपने एक शब्द यूज किया था स्टार्ट में, गुजरात एक पार्टी स्टेट बन गया एक तरह से बीजेपी का, या आप कहिए बीजेपी की वो ओरिजिनल हिंदुत्व लेबोरेटरी रही है। ऐसे राज्य में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का तुरंत एक तरह से एज मेन राइवल टू बीजेपी मुझे इस चुनाव में नहीं नजर आता। अगर इसी तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ती जाए तो शायद हो सकता है इन द फ्यूचर, अगर कांग्रेस कमजोर होती जाए। नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग, नरेश पटेल। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट, एक फिलैंथ्रोपिस्ट जिसकी बड़ी ट्रस्ट है। आप हमेशा, हम लोग पटेल की बात करते हैं, ये हमारे दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात में, और गोपी जी करेक्ट कर सकती है, दीपल बेन करेक्ट कर सकती है कि 16-17% पटेल वोट है, जिसमें 12% लेवा पटेल है और 5% कड़वा पटेल है। नरेश पटेल लेवा पटेल से आते हैं। हार्दिक भाई इज नॉट फ्रॉम द लेवा पटेल कम्युनिटी। सो नरेश पटेल के पास जो मेजॉरिटी, जो 12% है, उनके वो लीडर बन सकते हैं। और ये प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को प्रपोजल दिया है कि व्हाई डोंट यू प्रोजेक्ट नरेश पटेल एज इधर सीएम फेस, और इस तरह से यह माहौल बना दीजिए कि अगर हम चुनाव जीते तो शायद नरेश पटेल बन जाए।
नरेश पटेल इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आज की तारीख में गुजरात में नरेंद्र मोदी को टक्कर या भाजपा को टक्कर दे सकता है? वुड दे रियली रिस्क इट? जिस तरह से वातावरण है, मुझे उस पर शंका है। लेकिन पीके का आइडिया है प्रशांत किशोर का, और इसके पीछे और एक व्यक्ति है, अशोक गहलोत। आप जानिए, अशोक गहलोत 2017 में राजस्थान के मुख्यमंत्री वॉज इन चार्ज ऑफ गुजरात कैंपेन। रघु शर्मा जो आज वहां कांग्रेस के सेक्रेटरी है, इंचार्ज प्रभारी है, वो राजस्थान से आते हैं, अशोक गहलोत के करीबी है। इन्होंने पीके को एक तरह से, मैंने जो सुना है, अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका रही है कांग्रेस लीडरशिप को कन्विंस करने की प्रशांत किशोर को पार्टी में लीजिए, ही कैन बी अ यूजफुल स्ट्रेटेजिस्ट, ही हैज द माइंड टू टेक योर पार्टी फॉरवर्ड। अब वही अशोक गहलोत भी नरेश पटेल को पार्टी में लाना चाहते हैं। अब क्या नरेश पटेल वाकई अपने इंडस्ट्रियलिस्ट की जो इमेज है उसको छोड़ के एक पार्टी मैन बनेंगे? वही मुझे पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने उनको अप्रोच किया था। यह भी चर्चा थी कि क्या आम आदमी पार्टी नरेश पटेल को पंजाब से राज्यसभा चुनाव के लिए एक नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि हमें एक बड़ा पटेल फेस मिले। तो नरेश पटेल इज द मोस्ट वांटेड टुडे आउटसाइड द बीजेपी लीडरशिप। इफ देयर इज एनी अदर फिगर, वो नरेश पटेल है। लेकिन आज की तारीख में जहां बीजेपी इतनी डोमिनेंट फोर्स है गुजरात में, क्या कोई व्यक्ति रिस्क लेगा, खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट? इस पर क्वेश्चन मार्क है। बट पीके इज ट्राइंग, अशोक गहलोत हैज बीन ट्राइंग, बट आई थिंक द कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में यही तो प्रॉब्लम है। बीजेपी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल इट्स प्लानिंग। सीआर पाटिल इज ऑलरेडी डूइंग, एज गोपीबेन सेड, द माइक्रो मैनेजमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन। कांग्रेस इज स्टिल डिसाइडिंग नरेश पटेल को ले, हार्दिक पटेल का क्या होगा, सबको कैसे मैनेज करेंगे, भरत सोलंकी का क्या होगा, वहां भी अन्य नेता है, अमित चावड़ा, शक्ति सिंह गोयल, अर्जुन मोडवाडिया, सिद्धार्थ पटेल, इनका क्या होगा? सो कांग्रेस रिमेन्स इन गुजरात पर्टिकुलरली हाउस डिवाइडेड। आम आदमी पार्टी न्यू किड ऑन द ब्लॉक। मुझे नहीं लगता अभी तक उनमें वो शक्ति है कि आप पूरी तरह से ओवरनाइट गुजरात में जाकर वही इंपैक्ट करें जो बाकी राज्यों में कर सकते हैं। रिमेंबर, पंजाब आम आदमी पार्टी 1 सीट्स इन 2014, 2014 में भी उनके एमपीज 4 बने थे, तो उनको 8 साल लगे हैं। और वहीं मुझे लगता है भाजपा को इवन आफ्टर मोदी कोई बड़ा नेता तो नहीं मिला गुजरात का, बट यू हैव फाउंड एन इलेक्शन मैनेजर इन सीआर पाटिल एंड यू हैव द संगठन। जब तक आपके पास वो संगठन है, बीजेपी को हराना गुजरात में मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल तो बहुत है। सो आई वुड से गुजरात इन 2022 फुल एडवांटेज एट द मोमेंट टू द भारतीय जनता पार्टी। ऑन दैट नोट, जी गोपी, सौरव, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। जो चीज राजदीप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी का फैक्टर अगर आप देखने जाएंगे गुजरात के अंदर, तो गुजरात में बीजेपी जिस तरीके से रैलियों में जाके भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाती है, राष्ट्रवादी खुद को साबित करती है, आम आदमी पार्टी भी वैसे ही खुद को राष्ट्रवादी साबित करती है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमें 2022 में नहीं जीतना है, हम हमारा टारगेट 2027 के लिए वो मुख्य विपक्षी दल बनना चाहते हैं। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस खत्म होती जा रही है गुजरात के अंदर, वैसे आम आदमी पार्टी धीरे धीरे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। और उसका जो असर है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस से ज्यादा खतरा नहीं है, उनको खतरा आम आदमी पार्टी से है। भले ही 2022 में 150 सीट के साथ कांग्रेस जीत जाए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 30 साल की हो जाएगी। तब क्या करेंगे? तब लोग जो चॉइस है वो कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी की होगी, और 27 में आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बना सकती है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल भी यही प्लानिंग करे, और बीजेपी जो है वो भी लगातार यही प्लानिंग कर रही है। आज एक नेता से मेरी बात हो रही थी जिग्नेश मेवानी को लेकर, और ये कहा कि जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी हुई है। तो जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी, और उसने मेरे को ये कहा, बीजेपी का नेता है, उसने मुझे ये कहा कि ये गिरफ्तारी इसलिए हुई, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है, जो आदिवासी वोटर है, जो आम आदमी पार्टी की ओर डाइवर्ट हो रहा था, वो कांग्रेस के साथ बना रहे। इसलिए जिग्नेश मेवानी की ये गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से ज्यादा डर है बीजेपी को, ना कि कांग्रेस से। नेता नगरी में ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड राजनीति पर चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। हम चले छुट्टी पर, 2 हफ्ते बाद मुलाकात होगी, लेकिन मेरे साथी निखिल
इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया।